सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वन फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ गया है, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। तो भाई एग्ज़ाम जब पास आ गया है तो प्रिपरेशन से एकदम पास लेके आओ, ठीक है। एकदम बेहतर बनाओ, एकदम अच्छे से करो, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। राइट, चलो। तो जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भैया? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसका सेट 1 हम लोग क्लियर कर दिए थे। सेट 1 क्लियर कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम सेट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। सेट 1 का पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, हम 3 भाग में लेके आए थे वीडियो, ठीक है। 3 लेक्चर में डिवाइड था, ठीक है, जिसमें पार्ट ए में 7 क्वेश्चंस पढ़े थे, पार्ट बी में 11 क्वेश्चंस पढ़े थे, एंड पार्ट सी में क्या पढ़े थे हम लोग? पार्ट सी में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो सेट 1 तो ओवरऑल सब कुछ क्लियर हो गया था। आज के लेक्चर में हम सेट 2 डिस्कस करेंगे, डिस्कस विद सॉल्यूशंस के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, विद आंसर के साथ पूरे ऑफिशियल मॉडल पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग अभी भी हम गारंटी ले रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा है ना 100% पास होने की गारंटी, ठीक है, ये एक्चुअल में सही लिखा गया है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, क्वेश्चंस बैंक, टॉप 20, हमारे वार्म फार्मेसी पे जितने भी मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, सबको अच्छे से पढ़ते हैं तो हम लोग गारंटी लिए हैं, ठीक है, आप अच्छे से और आसानी तरीके से पास हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो देर ना करते हुए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है सेट 2 का, वो क्या होने वाला है। तो भैया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। एक्सप्लेन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व प्रेसिपिटेशंस, डाइजेशंस, फिल्ट्रेशंस, वॉशिंग एंड ड्राइंग। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व है, इसको भी हमको क्या करना है? डिस्कस करना है, और साथ ही साथ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आखिर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड है यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस बाय मेजरिंग इट्स मास। जैसे कोई सब्सटेंस, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है, उसका आपको क्या मेज़र करना है? उसमें कितने आयंस अवेलेबल हैं, उसमें कितने आयंस अवेलेबल है, वो आपको मेज़र करना है। तो वही मेज़र करने के लिए हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस या मेथड, ये एक ऐसा मेथड है यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, हमारे सब्सटेंस में कितने अमाउंट है, ठीक है, बाई मीजरिंग इट मास, इसके मास को, इसके द्रव्यमान को मीजर करके, ठीक है, इसके मास, इसके वजन को, ठीक है, यानी हमारे सब्सटेंस को ही मीजर करके हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में देखिए, किसी पदार्थ की मात्रा उसके वजन मास को माप कर पता करने की विधि को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहा जाता है। किसी पदार्थ की मात्रा उसके वजन यानी जो मास होता है उसका वजन, उसको माप कर, उसको मीजर कर पता करने वाली विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। आप सिंगल लाइन में, बहुत सिंपल लाइन में आप देख सकते हैं, किसी सॉल्यूशन में मौजूद आयंस या सब्सटेंस की मात्रा पता करना। किसी सॉल्यूशंस में मौजूद आयंस या फिर किसी सब्सटेंस की मात्रा को पता करना ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहलाता है। समझ में आ गया इतना? चलो आगे चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसका प्रिंसिपल, क्या इसका प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, किस बेस पे ये वर्क करता है। किसी सब्सटेंस को एक प्योर और स्टेबल सॉलिड प्रेसिपिटेट में बदलकर उसका वेट मापा जाता है और उसी से उसकी मात्रा निकाली जाती है। कोई सब्सटेंस है भैया, उसको प्योर स्टेबल सॉलिड प्रेसिपिटेट में बदला जाता है, पहली बात, ठीक है, पहली बात तो उसको प्रेसिपिटेट में बदला जाएगा, फिर उसका वेट, उसका मापा जाएगा, वेट मापा जाएगा और उसी से उसकी मात्रा मेज़र किया जाएगा, उसी से उसकी मात्रा को निकाला जाएगा। इजी लैंग्वेज में समझिए, पहले सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट यानी ठोस पदार्थ में बदलते हैं। जो हमारा जैसे आपका कोई सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है तो उसको प्रेसिपिटेट फॉर्म यानी सॉलिड फॉर्म में थोड़ा आप उसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। फिर भैया उसे फिल्टर और ड्राई करेंगे। क्या करेंगे? फिर उसे फिल्टर और ड्राई करेंगे, उसका वेट मेज़र करेंगे और उसी वेट से क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। उसी वेट से क्या करेंगे? कितने आयंस हैं हमारे सॉल्यूशन में, कितने सब्सटेंस कौन कौन से अवेलेबल है, तो उसी वेट से हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन से स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला नंबर है प्रेसिपिटेशंस। क्या है भैया? प्रेसिपिटेशंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में अवक्षेपण बोलते हैं। इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन में रिएजेंट मिलाते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले रिएजेंट मिलाएंगे जिससे डिजायर्ड सब्सटेंस सॉलिड प्रेसिपिटेट बनाता है। जैसे सॉलिड, जैसे आपका लिक्विड, कोई सब्सटेंस आपका लिक्विड है, ठीक है,
तो उसको सबसे पहले सॉलिड में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। किसमें भैया? सॉलिड में कन्वर्ट किया जाएगा, प्रेसिपिटेट बनाया जाएगा उसका। इजी लाइन में अगर आप बोलना चाहें तो लिक्विड फॉर्म से आप सॉलिड फॉर्म बनाने की विधि को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशंस। लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म बनाने की मेथड को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशंस। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है भैया? डाइजेशन यानी पकाना या फिर छोड़ना, कुछ समय तक उसको छोड़ देना। समझ में आ गया? प्रेसिपिटेट को कुछ समय तक गर्म करके छोड़ देते हैं। प्रेसिपिटेट जब वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में जब बन जाएगा तो उसको गर्म करके कुछ समय तक छोड़ देंगे। इससे पार्टिकल्स बड़े और प्योर हो जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? पार्टिकल्स थोड़े बड़े हो जाएंगे। जब ठोस पदार्थ में बन जाएगा तो पार्टिकल्स थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, तो जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उसको जब थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर क्या होगा भैया? फिर प्रेसिपिटेट को स्ट्रॉन्ग और प्योर बनाता है। ये क्या करता है? ये प्रेसिपिटेट को ये स्ट्रॉन्ग और प्योर यानी शुद्धता, प्योर का मतलब क्या है? एकदम शुद्धता बनाता है, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड मेथड है। आगे देखते हैं थर्ड मेथड क्या बोल रहा है भैया? फिल्ट्रेशन। फिर क्या होगा? फिर फिल्ट्रेशन होगा। प्रेसिपिटेट को फिल्टर पेपर से अलग करते हैं, फिल्टर पेपर से अलग करते हैं। जैसे आप चाय बनाते हैं, ठीक है, चाय बनाते हैं तो चाय में क्या होता है? चाय में बहुत सारे अदरक होते हैं और चाय पत्ती होती है, तो उसको आप जब पीने के लिए जाते हैं तो उसको फ़िल्टर करके पीते हैं ना, जैसे छन्नी से छान कर पीते हैं, तो अलग करते हैं। तो उसी तरीके से फ़िल्टर पेपर से इसको भी फ़िल्टर किया जाता है, छाना जाता है, जिससे सॉलिड को लिक्विड से अलग करना, सॉलिड को लिक्विड से अलग कर किया जाता है, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है? वॉशिंग, मतलब धोना, धोया जाता है, साफ़ किया जाता है। जितने इम्प्यूरिटीज़ गंदगी वगैरह होती हैं उसको साफ़ करके निकाला जाता है। प्रेसिपिटेट को पानी से धोते हैं। किसको? पानी से धोते हैं, ताकि इम्प्यूरिटीज़ यानी गंदगी जो भी हो वो क्या है भैया? वो हट जाए, जो भी इम्प्यूरिटीज़ वगैरह हो वो हट जाए। ईजी लाइन में आप बोल सकते हैं गंदगी हटाना, ठीक है। यहाँ पे ईजी लाइन करके भी हम लोग एक लाइन दिए हैं ताकि आप लोग अच्छे से कैप्चर कर पाएँ और कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ, ठीक है। चलो यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है भैया? ड्राइंग। फिर क्या होता है भैया? ड्राइंग मतलब सुखाना। प्रेसिपिटेट को सुखाकर उसका वे मतलब वेट करते हैं, मतलब तौलते हैं, सुखाकर तौलना। इजी लाइन में क्या भैया? सुखाकर तौलना। यहाँ पे भी इजी लाइन में है, ठीक है। तो इजी लाइन अगर आप लोग चाहें तो छोटा छोटा ये एक एक लाइन भी अगर याद कर लेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्रिक है, बनाओ फिर पकाओ फिर छानो धो सुखाओ तौलो, ठीक है। बनाओ पकाओ छानो धो सुखाओ तौलो, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? डिफाइन एंटी मलेरियल्स, डिस्कस द केमिस्ट्री यूजेस एंड फॉर्मुलेशंस ऑफ क्लोरोक्वीन फॉस्फेट एंड क्विनीन सल्फेट। क्लोरोक्वीन फॉस्फेट एंड क्विनीन सल्फेट को यहाँ पे क्या करना है? इसका फॉर्मुलेशंस, इसके यूजेस और इसका केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ना है, डिस्कस करना है, और एंटी मलेरियल को थोड़ा डिफाइन करना है, डिफिनेशन इसका देना है। समझ में आ गया? तो एंटी मलेरियल्स क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। एंटी मलेरियल्स आर ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट मलेरिया बाय डिस्ट्रॉइंग द प्लाज्मोडियम पैरासाइट इन द बॉडी। एंटी मलेरियल ऐसा ड्रग्स होता है जो प्रिवेंट करता है एंड ट्रीट करता है और उपचार भी करता है, बचाव करता है और उपचार करता है। किसका? मलेरिया का। किसका भैया? मलेरिया का। कैसे? बाय डिस्ट्रॉइंग द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। हमारे बॉडी में जो भी प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है उसको एक डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म कर देता है। हिंदी पढ़िए फिर समझ में आएगा। एंटी मलेरियल्स वे दवाएं होती हैं जो मलेरिया की रोकथाम और उपचार के लिए उपयोग की जाती हैं और शरीर में प्लाज्मोडियम परजीवी को क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर देती हैं, जिससे क्या होता है? मलेरिया को ट्रीटमेंट मिलता है या फिर उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। कौन? एंटी मलेरिया, ठीक है। एंटी मलेरियल ड्रग्स। समझ में आ गया? इतना डिफिनेशन समझ में आ गया? देखो इतना इजी इसलिए दिए हैं ताकि एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाए, ठीक है। देखो ये दोनों फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं एंड इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे थोड़ा ज़्यादा नंबर आएगा और हिंदी में भी लिखेंगे तो नंबर तो आएगा लेकिन थोड़ा कम आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं आएगा, हिंदी में भी नंबर आएगा, लेकिन ये है कि पूरा प्रॉपर आप हिंदी नहीं लिख सकते हैं। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा। हिंदी का सहायता आप ले सकते हैं सिर्फ अपने सेंटेंस को बनाने के लिए। अपने सेंटेंस को बनाने के लिए आप हिंदी का सहायता ले सकते हैं, पूरी तरीके से हिंदी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ किए गए हैं तो आप ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि पूरा साला हिंदी में ही छाप के चले आएँ, तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकता है। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। क्लोरोक्वीन फॉस्फेट जो एंटी मलेरियल में आता है, मलेरिया का ड्रग्स है। ये क्या है? ये मलेरिया का ड्रग्स है जो कि मलेरिया को ट्रीट करता है, ठीक है। अगर किसी को मलेरिया है तो डॉक्टर हमें ये ड्रग्स रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा हम क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड इसका यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका केमिस्ट्री सबसे पढ़ लेते हैं। डिराइवेटिव्स ऑफ 4 अमीनो क्यूनोलिन। ये भैया 4 अमीनो क्यूनोलिन से डिराइवेटिव्स मतलब बना होता है। यहाँ पे देखो
व्युत्पन्न है, ठीक है, आप हिंदी में समझिए। ये 4 अमीनो क्यूनोलिन से व्युत्पन्न होता है। कंटेन्स क्यूनोलिन रिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें क्यूनोलिन स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? क्यूनोलिन रिंग स्ट्रक्चर्स होता है। बेसिक ड्रग्स फॉर्मिंग वाटर सॉल्युबल फॉस्फेट साल्ट, बेसिक ड्रग है ये, क्या है? एक बेसिक ड्रग है, फॉस्फेट साल्ट बनाकर पानी में घुलनशील होता है। क्या होता है भैया? फॉस्फेट साल्ट बनाकर ये वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देखो दो दो एक एक लाइन इसलिए दिए हैं ताकि एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएँ और अच्छे से यहाँ पे याद कर पाएँ। यहाँ पे याद करेंगे तभी तो एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है। यूजेस देख लेते हैं इसका, क्या क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ ये ड्रग्स यूज़ होती है। तो भैया मलेरिया का ड्रग्स है तो सबसे पहले मलेरिया में यूज़ होगा, मलेरिया के उपचार में यूज़ होगा। यूज्ड इन अमोइबियासिस, अमोइबियासिस क्या होता है भैया? ये एक प्रकार का इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। क्या भैया? पेट का इन्फेक्शन है, गंदा पानी गंदा खाना अगर आप खा रहे हैं तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के कारण होता है ये, ठीक है। तो उसमें भी ये ट्रीटमेंट करता है, उसमें भी ये ड्रग्स का काम होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है सम कंडीशंस, कोई कंडीशंस में सूजन में भी इसका यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया इतना? यूजेस एंड केमिस्ट्री आपको समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं फॉर्मुलेशंस कौन कौन से फॉर्म में ये अवेलेबल है। तो भैया टैबलेट के फॉर्म में आता है, सिरप के फॉर्म में आता है एंड इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। टैबलेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो टैबलेट के फॉर्म में ऐसा अवेलेबल है, ठीक है भैया। इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है एंड सिरप के फॉर्म में भी आता है, तो ये इसका फॉर्मुलेशंस है, ठीक है। क्विनीन सल्फेट, क्विनीन सल्फेट क्या होता है भैया? इसका केमिस्ट्री देखते हैं। क्विनीन सल्फेट अल्कलाइड ऑबिटेंट फ्रॉम सिंकोना बार्क, सिंकोना बार्क एक प्रकार का ये क्रूड ड्रग्स है। क्या है भैया? एक प्रकार से ये क्रूड ड्रग्स है, ठीक है, जो कि आप फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी में आप पढ़ेंगे सिंकोना, ठीक है। तो ये अल्कलाइड्स ऑबिटेंट्स फ्रॉम सिंकोना बार्क, ये सिंकोना बार्क से ऑबिटेंट प्राप्त होता है, ठीक है, उसकी छाल से, ठीक है, सिंकोना की छाल से प्राप्त होता है। कंटेन्स क्विनोलाइंस एंड क्विनिक्लिडिन रिंग्स, ये भैया क्विनोलिन्स एंड क्विनिक्लिडिन रिंग से बनी होती है। क्या भैया? इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्विनिक्लिडिन रिंग का इसका स्ट्रक्चर होता है। उपयोग के लिए सल्फेट साल्ट बनाया जाता है, फॉर्म सल्फेट साल्ट फॉर मेडिसिनल यूज़, मेडिसिनल यूज़ के लिए, उपयोग के लिए सल्फेट साल्ट बनाया जाता है। तो ये इसका 3 पॉइंट केमिस्ट्री है, ठीक है। हम लोग ज़्यादा पॉइंट्स इसलिए नहीं दिए हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाए, एग्ज़ाम बहुत पास में आ गया है, 1 महीना भी नहीं है एग्ज़ाम को, ठीक है। तो अगर ज़्यादा इसमें घुमा फिरा के देंगे, देने को तो बहुत सारा आपको कंटेंट दे दे, लेकिन क्या फ़ायदा जब आपको याद ही ना हो, ठीक है। यहाँ पे यूजेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। क्विनिन सल्फेट टैबलेट ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया का ड्रग है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होगा, ठीक है। मलेरिया का ड्रग है तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में ही यूज़ होगा ना, सीवियर केसेस में यूज़ होता है। एंटीपायरेटिक के केस में भी कभी कभी यूज़ हो जाता है, जिससे बुखार को ये रिड्यूस करता है, ठीक है, तो बुखार को कम करता है और मलेरिया को ये क्या करता है? ट्रीट करता है। समझ में आ गया इतना? चलो आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आगे देख लेते हैं फॉर्मुलेशंस। फॉर्मुलेशन भैया टैबलेट, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस, ये भी 3 फॉर्म में आता है, टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में एंड इंजेक्शंस के फॉर्म में। तो ये भी आपको याद करना होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? व्हाट आर डाययूरेटिक्स, डाययूरेटिक्स क्या होता है? क्लासीफाई देम एंड राइट द स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस ऑफ फ्रूसेमाइड एंड एसीटाजोलामाइड, एसीटाजोलामाइड्स एंड फ्रूसेमाइड का यूजेस एंड स्ट्रक्चर आपको बताना है, और साथ ही साथ आप डाययूरेटिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिफाइन करेंगे कि आखिर डाययूरेटिक्स होता क्या है, ठीक है। चलो अब भैया देख लेते हैं सबसे पहले डिफिनेशन किसका? डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स क्या होता है? डाययूरेटिक्स आर ड्रग्स दैट इंक्रीज द एक्सक्रीशंस ऑफ यूरिन बाय एक्टिंग ऑन द किडनी, ये एक ऐसा ड्रग्स है जो कि हमारे किडनी पे एक्ट होता है और यूरिनेशंस को इंक्रीज़ कर देता है। किसको भैया? यूरिनेशंस को इंक्रीज़ कर देता है। यहाँ पे देखो, इंक्रीज द एक्सक्रीशंस ऑफ यूरिन, हमारे यूरिन के एक्सक्रीशंस को ये इंक्रीज कर देता है। एंड हेल्प रिमूव एक्सेस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी, ये हेल्प करता है रिमूव एक्सेस वाटर, अगर ज़्यादा पानी हो गया है, एक्सेस वाटर हो गया है, अतिरिक्त पानी हो गया है, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी, और इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए हैं ज़्यादा, तो उसको ये बाहर निकालता है, हेल्प करता है, सहायता करता है। कौन? डाययूरेटिक्स। तो डाययूरेटिक्स एक ऐसा ड्रग्स है जो क्या करता है हमारे बॉडी में, ये यूरिन के एक्सक्रीशंस को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। यूरिन के एक्सक्रीट आउट को ये क्या करता है? इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे हमारे एक्सेस वाटर, जो हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये किडनी पे काम करता है, देखो यहाँ पे किडनी छपा है, ठीक है, तो किडनी पे ये काम करता है। समझ में आ गया? चलो आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशंस। डाययूरेटिक्स का क्या क्लासिफिकेशंस है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लूप डाययूरेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन आपको बिल्कुल अच्छे से छाप के आना होगा फ्लो चार्ट में। थायजाइड डाययूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर्स, ठीक है।
तो ये 4 पॉइंट्स है, एंड चारों पॉइंट्स में यहाँ पे 2-2 ड्रग्स है। लूप डायरेटिक्स में फ्रूसेमाइड एंड बुमेटाडिन्स, लूप डायरेटिक्स में फ्रूसेमाइड एंड बुमेटाडिन्स। थायाजाइड में आपका हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड क्लोरथाइलोडोन, क्या भैया, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड क्लोरथाइलोडोन, ये क्या है, ये ड्रग्स है, ये ड्रग्स के नाम है, ठीक है। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में स्पायरोनोलैक्टोन, क्या, स्पायरोनोलैक्टोन एंड अमीलोरॉइड्स, स्पायरोनोलैक्टोन एंड अमीलोरॉइड्स, ये क्या है, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है। कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर्स में क्या है भैया, एसीटाजोलामाइड्स है एंड डोरजोलामाइड्स, एसीटाजोलामाइड्स एंड डोरजोलामाइड्स। 4 पॉइंट्स है, चारों पॉइंट्स में मतलब एक पॉइंट्स में 2-2 ड्रग्स का नाम है। तो आई होप आप इतना तो याद कर ही लेंगे यार, 2-2 ड्रग्स का नाम तो याद कर ही लेंगे, ठीक है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है, डायरेटिक्स इस साल 2026 में पक्का आएगा, ठीक है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, लॉन्ग टाइम पे नहीं है, लेकिन 3 नंबर के क्वेश्चन पे ये पक्का आएगा, ठीक है, लिख के ले लेना। चलो आगे देख लेते हैं फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड का थोड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो कंटेन्स सल्फोनामाइड्स ग्रुप्स, इसमें भैया सल्फोनामाइड्स ग्रुप होते हैं। कंटेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। क्लोरीन सब्स्टिट्यूट बेंजीन रिंग्स, इसमें क्लोरीन सब्स्टिट्यूट बेंजीन रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप, अगर आपका थ्योरी क्लियर रहेगा, अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े हैं, थ्योरी क्लियर है, तो आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि क्लोरीन बेंजीन रिंग होती है, तो यहाँ पे भैया क्लोरीन बेंजीन रिंग्स है, क्या भैया, क्लोरीन बेंजीन रिंग्स है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन बेंजीन रिंग्स। फिर क्या बोल रहा है, कंटेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा है, ठीक है, नाइट्रोजन जुड़ के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनाया है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया। फिर क्या बोल रहा है, कंटेन सल्फोमाइड ग्रुप, सल्फोमाइड ग्रुप SO2NH2 है, यहाँ पे देखो क्या है, SO2 एंड NH2, क्या SO2NH2 है, ठीक है। तो SA2 एंड NH2 यहाँ पे क्या है, सल्फोमाइड ग्रुप है, ठीक है। तो अगर आपका ये थियरी क्लियर रहेगा, क्या क्लियर रहेगा, अगर आपका थियरी क्लियर रहेगा स्ट्रक्चर का, तो आप स्ट्रक्चर से यूँ बना लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं इसका यूजेस, क्या क्या यूजेस है। तो भैया सबसे पहले इडीमा यानी स्वेलिंग, सूजन में इसका यूज़ किया जाता है। हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ गया है उसमें यूज़ किया जाएगा। हार्ट फेलियर में भी इसका यूज़ किया जाए, समझ में आ गया। इसका यूज किसका, फ्रूसेमाइड का यूज, ठीक है। आगे देखते हैं एसीटाजोलामाइड। एसीटाजोलामाइड्स भी एक ड्रग्स है, किसका, डायरेटिक्स का ड्रग्स है, ठीक है, डायरेटिक्स के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पे देखो इसमें आया था ना यार, कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर्स में एसीटाजोलामाइड्स एंड फ्रूसेमाइड लूप डायरेटिक्स में। तो यही 2 ड्रग्स तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, फ्रूसेमाइड पढ़ लिए, अब हम लोग एसीटाजोलामाइड्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ कि ये डायरेटिक्स के अकॉर्डिंग आता है, ये डायरेटिक्स के अंदर आता है, ठीक है। चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सल्फोनामाइड्स डिराइवेटिव्स, सल्फोनामाइड डिराइवेटिव्स मतलब सल्फोनामाइड्स व्युत्पन्न है, ठीक है। एंड कंटेन्स हीट्रोसाइक्लिक रिंग, इसमें हीट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, इसमें बेंजीन रिंग्स नहीं होती है। ये जो रिंग्स आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, हीट्रोसाइक्लिक रिंग, यहाँ पे देखो लिखा है हीट्रोसाइक्लिक रिंग, यहाँ पे देखो लिखा है। ये जो रिंग्स है इसको बेंजीन रिंग नहीं बोलते हैं, इसमें हीट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। कंटेन्स SO2NH2 ग्रुप, इसमें भी SO2NH2 ग्रुप्स होते हैं, क्या होते हैं भैया, सल्फोमाइड ग्रुप इसमें भी होते हैं, इसको सल्फोमाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सल्फोमाइड ग्रुप है, SO2 एंड NH2, तो ये क्या है, ये सल्फोमाइड्स ग्रुप्स है, ठीक है। एंड यहाँ पे एसीटामाइड्स ग्रुप भी है, क्या है, एसीटामाइड्स ग्रुप है, नाइट्रोजन से कनेक्ट होकर। तो इतना समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे इसका यूजर देख लेते हैं। ग्लूकोमा ट्रीटमेंट, ग्लूकोमा एक आई डिजीज़ है, क्या है भैया, एक प्रकार का आई डिजीज़ है, आँख की बीमारी है ग्लूकोमा, ठीक है। तो ग्लूकोमा के उपचार में, ठीक है, एंड डायरेटिक्स के एक्शंस में मूत्रवर्धक के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ एल्टीट्यूड सीकनेस, एल्टीट्यूड सीकनेस का मतलब क्या है, ऊंचाई की बीमारी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्कस इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल्स, एक्सप्लेन द स्टोरेज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड पोटेशियम पर मैग्नेट। इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल को डिस्कस करना है एंड एक्सप्लेन करना है स्टोरेज और यूजेस के, किसके स्टोरेज और यूजेस के, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड पोटेशियम पर मैग्नेट के स्टोरेज एंड यूजेस को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल्स देख लेते हैं कि एंटी माइक्रोबियल्स आखिर होता क्या है। इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। यूज टू किल और इनहिबिट, ये किल या फिर इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं,
उसको ये ख़त्म करता है। क्या करता है? ख़त्म करता है, ठीक है, उसको नष्ट करता है। इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल्स वे अकार्बनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, उनकी वृद्धि को ये क्या करते हैं? उनको वृद्धि को इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पोटेशियम पर मैग्नेट एंड बोरिक एसिड, 3 एग्जाम्पल है, ठीक है। तो तीनों एग्जाम्पल को आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। ये क्या करती है भैया? एक प्रकार से ये समझिए कि हमारे बॉडी में जो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उसको ये नष्ट करती हैं, ठीक है, उसको ये क्या करती हैं? नष्ट करती हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का क्या काम होता है बताओ? हाइड्रोजन कभी ना कभी आप यूज़ किए होंगे, लाइक कहीं चोट लग गया, ठीक है, चोट लग गया तो हाइड्रोजन से साफ़ करते हैं ना, हाइड्रोजन से साफ़ करते हैं ताकि जितने भी सूक्ष्म जीव वहाँ पे हैं वो किल यानी ख़त्म हो सके, मर जाए, ठीक है, ताकि आगे चल के घाव ज़्यादा बढ़े ना, घाव वगैरह जो भी है चोट लगा है ये बढ़े ना। जब वहाँ पे सूक्ष्म जीव खत्म हो जाएंगे तो वो घाव भर जाएगा, भरने लगेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है, इसका यूजेस देख लेते हैं। यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर वाउंड क्लीनिंग, घाव की सफाई के लिए, यहाँ पे देखो, घाव की सफाई के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, क्या भैया? डिसइंफेक्टेंट के रूप में, यानी कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। यूज्ड फॉर माउथ वॉश, माउथ वॉश के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। मुंह की अंदर की सफाई के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। पतला घोल, पतला घोल मुंह के अंदर आप अगर लेके घुमाएंगे इधर उधर तो माउथ वॉश के रूप में भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। किसका? हाइड्रोजन पर का। समझ में आ गया इसका यूज़? समझ में आ गया कि हाइड्रोजन पर क्या होता है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे इसका स्टोरेज, स्टोरेज कंडीशन कैसे कैसे इसको स्टोर किया जाता है। तो भैया स्टोर वेल क्लोज टाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, कंटेनर मतलब बोतल है, उसमें वेल क्लोज यानी बंद, एंड लाइट रेजिस्टेंस यानी प्रकाश रोधी कंटेनर में रखा जाता है। समझ में आ गया। कीप इन कूल एंड डार्क प्लेस, कूल और अंधेरे कमरे में, अंधेरे कमरे वगैरह में और ठंडी जगह पे इसको रखा जाता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड लाइट, हीट वगैरह और लाइट वगैरह इससे थोड़ा बचाया जाता है, ठीक है। गर्मी और प्रकाश से क्या किया जाता है? बचाया जाता है। किसको? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को। ये जो हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ना, इसको गर्मी से बचाया जाता है, ठीक है, और लाइट वगैरह से बचाया जाता है। आगे देख लेते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट भैया ये भी एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है, यानी कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है। यूज्ड इन स्किन इन्फेक्शंस, ये भी स्किन के इन्फेक्शंस में यूज़ किया जाता है। यूज्ड फॉर वाउंड क्लीनिंग, घाव की सफाई के लिए, घाव की सफाई के लिए यूज़ किया जाता है। कहीं घाव वगैरह लग गया, चोट वगैरह लग गया तो उसकी सफाई के लिए इसको यूज़ किया जाता है। किसको? पोटेशियम पर मैग्नेट को, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है? KMnO4। क्या है भैया? KMnO4 इसका क्या है? फार्मूला है। समझ में आ गया? चलो आगे देख लेते हैं इसका स्टोरेज। स्टोरेज भैया स्टोरेज सेम, आप स्टोरेज सेम लिख सकते हैं। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंड लाइट, कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस, ठीक है। तो सेम स्टोरेज आप लिख सकते हैं। अच्छी तरह बंद कंटेनर में, नमी और प्रकाश से बचाएं, ठंडी और सूखी जगह पर रखें, ठीक है। तो ये स्टोरेज कंडीशन आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। डिफाइन जनरल एनास्थेटिक्स, एक्सप्लेन द मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ थायोपेंटाइल सोडियम एंड प्रोपोफोल। जनरल एनास्थेटिक्स क्या होता है इसको थोड़ा डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ थायोपेंटाइल सोडियम एंड प्रोपोफोल। थायोपेंटाइल सोडियम और प्रोपोफोल का मेडिसिनल केमिस्ट्री यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देख रहे होगे एक पेशेंट है, पेशेंट लेटी हुई है, ठीक है। इनका सर्जरी होना है, क्या होना है? इनका सर्जरी होना है। एंड इनको अब दिया जाएगा क्या? इनको दिया जाएगा भैया जनरल एनास्थेटिक्स। क्या दिया जाएगा? जनरल एनास्थेटिक्स दिया जाएगा ताकि ये थोड़ा अपना सेंसेशंस खो बैठे। क्या भैया? ये अपना सेंसेशन खो बैठे ताकि इनके साथ जो होना है, लाइक जो सर्जरी जो ऑपरेशन होना है वो अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। तो इसीलिए हम जनरल एनास्थेटिक्स देते हैं पेशेंट को ताकि पेशेंट्स बेहोश हालत में चला जाए और उसके बॉडी के साथ क्या हो रहा है, कहाँ कट लग रहा है, कहाँ पिट लग रहा है, ठीक है, क्या मतलब दर्द वगैरह आभास ना हो, इसलिए जनरल एनास्थेटिक्स दिया जाता है। तो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। जनरल एनास्थेटिक्स आर ड्रग्स दैट प्रोड्यूस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अलॉन्ग विथ लॉस ऑफ पेन सेंसेशन यूज्ड ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। जनरल एनास्थेटिक्स वे दवाएं हैं जो बेहोशी यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को बेहोशी बोल सकते हैं, ठीक है, और दर्द की अनुभूति को समाप्त करती हैं, जिनका उपयोग सर्जरी ऑपरेशन के दौरान किया जाता है। पेशेंट्स बेहोश हो जाएगा, ठीक है, आराम से बेहोश हो जाएगा। पेशेंट के साथ ऑपरेशन वगैरह कंटिन्यू करेंगे तो पेशेंट को दर्द नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ऑपरेशन वगैरह सक्सेसफुल अच्छे से होता है, ठीक है। चलो समझ में आ गया जनरल एनास्थेटिक्स क्या होता है।
आगे इसका थायोपेंटिल सोडियम का मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। थायोपेंटिल सोडियम्स जनरल एनास्थेटिक्स का क्या है, ड्रग्स है। क्या है भैया, ये ड्रग्स है। थायोपेंटिल सोडियम्स एक प्रकार का ड्रग्स है जो कि जनरल एनास्थेटिक के तौर पर दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। और ये क्या है भैया, ये बारबीचुरेट क्लास के ड्रग में आता है। किसमें, बारबीचुरेट ड्रग के ग्रुप में आता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ये बारबीचुरेट ड्रग के ग्रुप में आता है। यह विशेष रूप से थायो बारबीचुरेट है क्योंकि इसकी संरचना ऑक्सीजन की जगह सल्फर होता है। इसकी संरचना क्या होता है भैया, ऑक्सीजन की जगह इसमें सल्फर होता है। ऑक्सीजन की जगह पे इसमें सल्फर होता है, इसलिए यह थायो बारबीचुरेट होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये थायो बारबीचुरेट होता है। समझ में आ गया इतना। चलो इसका संरचना देख लेते हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है यह बारबीचुरिक एसिड डिराइवेटिव्स होता है। ये बारबीचुरेट एसिड डिराइवेटिव्स होता है। इसमें सल्फर एस एटम्स प्रेजेंट होता है। क्या भैया, इसमें सल्फर एस एटम प्रेजेंट होता है। इसे सोडियम साल्ट फॉर्म में दिया जाता है ताकि यह वाटर सॉल्वेंट यानी पानी में घुलनशील हो सके, घुलनशील बन सके, ठीक है। क्या भैया, इसमें सोडियम साल्ट फॉर्म में दिया जाता है। इसमें सोडियम सॉल्ट फॉर्म में दिया जाता है ताकि ये पानी में घुलनशील बन सके, वाटर सॉल्वेबल बन सके, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, कैसे ये बॉडी में वर्क करता है, तो ये ब्रेन के गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करता है। किस पे, ब्रेन में हमारे गाबा रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो उस रिसेप्टर पे एक्ट होता है, बाइंड करता है, ठीक है। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस डिप्रेस हो जाता है। क्या होता है, इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस डिप्रेस हो जाता है। परिणाम स्वरूप पेशेंट को नींद या फिर बेहोशी आ जाती है। पेशेंट को नींद या फिर बेहोशी आ जाएगी तभी तो ऑपरेशन वगैरह होता है, ठीक है। थायोपेंटिल सोडियम जनरल एनास्थेटिक्स देकर ही पेशेंट के साथ ऑपरेशन सर्जरी वगैरह किया जाता है। इतना समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं प्रोपोफॉल मेडिसिनल केमिस्ट्री। प्रोपोफॉल का मेडिसिनल केमिस्ट्री देख लेते हैं। प्रोपोफॉल भी एक ड्रग्स है। क्या है, एक दवाई है, एक मेडिसिन है, ठीक है। अब जो भी बोलें आप, तो प्रोपोफॉल भी एक ड्रग्स है। इसका भी मेडिसिनल केमिस्ट्री देख लेते हैं। प्रोपोफॉल ये नॉन बारबीचुरेस एनास्थेटिक्स ड्रग्स है। ये क्या है, ये नॉन बारबीचुरेस एनास्थेटिक्स ड्रग्स है। यह अल्काइल फेनॉल डिराइवेटिव्स है। क्या है, अल्काइल फेनॉल डिराइवेटिव्स होता है। इसकी संरचना यह फेनॉल का डिराइवेटिव्स है। क्या है भैया, फेनॉल का डिराइवेटिव्स है, उससे व्युत्पन्न होता है। इसमें ईसोप्रोपाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। क्या, ईसोप्रोपाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं 2 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे। 2 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे ईसोप्रोपाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं इसके स्ट्रक्चर्स में। यह लिपिड सॉल्युबल होता है, इसलिए जल्दी ब्रेन में पहुंचता है। लिपिड सॉल्युबल होता है, ठीक है, ताकि जल्दी ब्रेन में पहुंच पाए, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये अपना वर्क करता है, तो ये भी गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करता है। हमारे ब्रेन में गाबा रिसेप्टर होता है, उसी रिसेप्टर पे ये भी एक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस डिप्रेस यानी डिप्रेस दब जाता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो डिप्रेस हो जाएगा। डिप्रेस होगा तभी तो बेहोशी होगी, तभी तो आपको पता नहीं चलेगा ना। तो परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या होता है, पेशेंट को जल्दी नींद बेहोशी आ जाती है। पेशेंट को जल्दी नींद और बेहोशी आ जाती है, ठीक है, ताकि पेशेंट के साथ सर्जरी वगैरह किया जा सके, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो प्रोपोफॉल मेडिसिन केमिस्ट्री समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, डिस्कस सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, राइट द स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस इफिनेफ्रिन एंड सैल्बुटामॉल। इफिनेफ्रिन एंड सैल्बुटामॉल का स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस इसका यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, एंड साथ ही साथ सिम्पैथोमाइमेटिक को डिस्कस करना है, ठीक है। सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट क्या होता है, सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट भैया ये हमारे सिम्पैथो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, उत्तेजित कर देती है, और एड्रेनलिन जैसे इफेक्ट्स शो करती है। किससे, एड्रेनलिन जैसे इफेक्ट्स शो करती हैं। तो ये वे ड्रग्स है, ये वे दवाइयाँ हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के बाद एड्रेनलिन जैसे एक्शन शो करती हैं। अब एड्रेनलिन कैसा एक्शन शो करता है भैया, हार्ट बीट को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ा देगा, जिससे हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, ब्रोंकोडायलेशन करवाती है। ब्रोंकोडायलेशन का मतलब क्या होता है भैया, ब्रोंकोडायलेशन मतलब जो ब्रोंकॉइल होता है उसको डायलेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि एयरवेज खुल पाए, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो आगे देख लें। चलो आगे इफिनेफ्रिन यानी एड्रेनलिन, इफिनेफ्रिन को एड्रेनलिन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कैटेकोल न्यूक्लियस बेंजीन रिंग्स विथ 2 OH ग्रुप, ठीक है। ये क्या बोल रहा है भैया, कैटेकोल न्यूक्लियस बेंजीन रिंग्स विथ 2 OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। यहाँ पे सबसे पहले आप थ्योरी पे ध्यान दीजिए, कैटेकोल न्यूक्लियस बेंजीन रिंग्स 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, OH ग्रुप। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, साइड चेन विथ अमीन ग्रुप पे भी है, एंड सेकेंडरी एल्कोहल OH ग्रुप भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेंजीन रिंग्स है, ठीक है, बेंजीन रिंग्स है यहाँ पे बेंजीन रिंग्स है। अब भैया क्या बोल रहा है, साइड चेन विथ अमीन ग्रुप, यहाँ पे साइड चेन विथ अमीन ग्रुप है। क्या है भैया,
यहाँ पे साइड ग्रुप विथ अमीन ग्रुप कहाँ गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अमीन ग्रुप है NCH3, ये क्या है, ये अमीन ग्रुप हो गया। एंड यहाँ पे नीचे क्या है, OH ग्रुप है, क्या एल्कोहल का ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप है। तो अगर आपका ये थ्योरी क्लियर रहेगा तो आपका स्ट्रक्चर भी क्लियर रहेगा, ठीक है। कैटेकोल संरचना, बेंजीन रिंग पर 2 OH ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे 2 OH ग्रुप है। एंड साइड चेन में अमीन ग्रुप है, साइड चेन में अमीन ग्रुप है। सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी यहाँ पे एल्कोहल है, ठीक है। समझ में आ गया स्ट्रक्चर इसका। तो स्ट्रक्चर आप घर बैठ के थोड़ा कॉपी पेन लेकर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा है नहीं, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यूजेस इसका देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक में इसका यूज़ किया जाता है। कार्डियक अरेस्ट, हृदय के रुकने में, हृदय कभी कभी रुक जाता है, ठीक है, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ब्रोंकाइल अस्थमा, ठीक है, ब्रोंकाइल अस्थमा में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो 3 पॉइंट्स हैं यूजेस, ठीक है, 3 पॉइंट्स को आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे सेल्बूटामॉल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेल्बूटामॉल में कौन कौन से क्या क्या ग्रुप होते हैं। तो मॉडिफाइड कैटेकोल स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले कैटेकोल संरचना होती है। कंटेंस फेनोलिक OH ग्रुप्स, इसमें फेनोलिक OH ग्रुप्स होते हैं। फिर टर्सरी बुटाइल्स ग्रुप ऑन अमीन, अमीन पर टर्सरी बुटाइल ग्रुप होता है। अमीन पर क्या होता है, टर्सरी बुटाइल्स ग्रुप होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक कैटेकोल ग्रुप है, क्या एक कैटेकोल ग्रुप है, ठीक है। कैटेकोल ग्रुप होने के बाद यहाँ पे OH ग्रुप है, फेनोलिक ग्रुप है, क्या है भैया, फेनोलिक ग्रुप है। फिर यहाँ पे देखो क्या ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है भैया, टर्सरी बुटाइल समूह। यहाँ पे देखो टर्सरी बुटाइल समूह इसको बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन से कनेक्ट है। यहाँ पे टर्सरी बुटाइल CH3, समझ में आ गया। एंड यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, ऊपर फेनोलिक ग्रुप है, ऊपर एक फेनोलिक OH, यहाँ पे भी CH2OH, ठीक है, ऊपर भी एक फेनोलिक ग्रुप है, समझ में आ गया। तो ये स्ट्रक्चर्स है किसका, सेल्बूटामॉल का। तो थियरी अगर आपका क्लियर है तो स्ट्रक्चर्स भी आपका क्लियर रहेगा। तो आप ज़्यादा फोकस किस पे करें, आप ज़्यादा फोकस थियरी पर करें, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ें। आगे इसका यूज़ देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। तो ब्रोंको डायलेटर में सबसे पहले अस्थमा में यूज़ किया जाएगा। रिलीफ ऑफ ब्रोंको स्पास, ब्रोंको ऐठन, ब्रोंको अगर स्पास में, ब्रोंको स्पास का मतलब ब्रोंकोइल ऐंठ गई हैं, उसके राहत के लिए इसमें यूज़ किया था, समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, राइट अ डिटेल नोट ऑन एंटीबायोटिक्स स्पेशली द केमिस्ट्री एंड यूजेस ऑफ पेनिसिलिन जी एंड एमोक्सिसिलिन एंड पेनिसिलिन जी का केमिस्ट्री पढ़ना है और इसका यूजेस पढ़ना है। साथ ही साथ एंटीबायोटिक का डिटेल्ड नोट लिखना है, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होता है थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक देख लेते हैं कि आखिर एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक आर सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंथेसिस केमिकल दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रोड्यूस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है, या फिर सिंथेसाइज्ड केमिकली, या फिर केमिकली से सिंथेसाइज होता है, वहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो कि किल करता है या फिर मार देता है, किल करता है या फिर इनहिबिट कर देता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, अदर सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, मार देता है। हिंदी देखिए, एंटीबायोटिक्स वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं या रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं, ठीक है, रासायनिक रूप से भी तैयार किया जाता है या फिर सूक्ष्म जीवों द्वारा ये बनाए जाते हैं। ये क्या करता है भैया, ये क्या करता है, ये अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या फिर नष्ट कर देते हैं। जो अदर सूक्ष्म जीव होते हैं उसकी वृद्धि को नष्ट कर देते हैं या फिर रोक देते हैं। यही काम होता है हमारे एंटीबायोटिक का, ठीक है। तो एंटीबायोटिक का ये डिटेल्ड नोट है, ठीक है, ये डिफिनेशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा, समझ में आ गया। चलो इसका देख लेते हैं, क्या क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड माइक्रोलाइट्स, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं एंड चारों पॉइंट्स में 2-2 ड्रग्स हैं। तो बीटा लैक्टम में पेनिसिलिन है एंड सिफेलोस्पोरिन्स है। टेट्रासाइक्लिन में आपका टेट्रासाइक्लिन है एंड डॉक्सीसाइक्लिन है। अमीनोग्लाइकोसाइड में आपका जेंटामाइसिन है एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन है। माइक्रोलाइट्स में आपका इरिथ्रोमाइसिन है एंड एजिथ्रोमाइसिन है। तो 2-2 ड्रग्स हैं और ये ड्रग्स आई थिंक आप सुना लग रहा होगा, ठीक है। पेनिसिलिन आप सुने होंगे, एरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन सुने होंगे एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन जेंटामाइसिन सुने होंगे। यही 2 ड्रग्स आई थिंक नहीं सुने होंगे, बाकी ड्रग्स ओवरऑल आप सुने ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका क्लासिफिकेशन है, आपको याद करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको छोड़ कर नहीं जाना है। तो इसका मेडिसिनल केमिस्ट्री देखते हैं, क्या इसका मेडिसिनल केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले भैया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, क्या है ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। ये पेनिसिलिन ग्रुप में आता है, कौन से ग्रुप में, पेनिसिलिन ग्रुप में आता है। इसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है,
फोर्थ मेम्ब्रेन रिंग होती है। क्या होती है भैया, इसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है। यह थायोजोलिडीन रिंग से जुड़ी होती है। किससे? थायोजोलिडीन रिंग से जुड़ी होती है। यह बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है। बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस, उसके सेल पे जो सिंथेसिस होते हैं उसको रोकती हैं, मतलब बनने नहीं देती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होने देती है। यह ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम को इनहिबिट करती है। जो बॉडी में ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम होती हैं उसको क्या करती हैं, ख़त्म करती हैं, इनहिबिट करती हैं, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं और जिसको बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट बोलते हैं। बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट को यही बोलते हैं कि बैक्टीरिया हमारे बॉडी में मर जाते हैं। जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में मर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका यूजेस देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को सबसे पहले ट्रीट किया जाता है। यूज्ड इन सिफिलिस। सिफिलिस में इसका यूज़ किया जाता है। सिफिलिस एक प्रकार का डिजीज़ है जो कि मेल में होता है, मेल के पेनिस पे होता है। ठीक है, चलो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। श्वसन तंत्र के संक्रमण में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, श्वसन तंत्र के संक्रमण में इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको पेनिसिलिन जी का मेडिसिनल केमिस्ट्री समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं एमोक्सिसिलिन का मेडिसिनल केमिस्ट्री। एमोक्सिसिलिन का मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है? यह बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। क्या भैया, यह भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। यह सेमी सिंथेसिस पेनिसिलिन के ग्रुप में आता है। कौन से ग्रुप में आता है भैया? सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के ग्रुप में आता है। इसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है। क्या होती है? इसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है। ठीक है, यह थायोजोलिडीन रिंग से जुड़ी होती है। ये भी थायोजोलिडीन रिंग से जुड़ी होती है। यह बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है। सेम ये भी काम करती हैं। ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम को सेम ये भी मारती हैं, ख़त्म करती हैं, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिसको बैक्टीरियासाइडल बोलते हैं। ठीक है, एंड ये कहाँ यूज़ होती हैं, इसका यूज़ देख लेते हैं। तो ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस में ये भी यूज़ होती हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस में यूज़ होती हैं। ईयर एंड थ्रोट, कान के या फिर गले के क्या भैया इन्फेक्शन में यूज़ होती है। कान के या फिर गले के इन्फेक्शन में इसका यूज़ होता है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। आगे भैया आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज का लेक्चर यहाँ तक वॉच करने के लिए। बाकी ये पूरा नोट्स अगर आपको चाहिए, नोट्स भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करने के लिए आपको नोट्स आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार लेक्चर देख लिया आपको सब कुछ समझ में आ गया। अभी लेक्चर तो आप 1-2 घंटे में भूल जाएंगे कि आपने क्या पढ़ा, लेकिन जब आपके पास ये सारा नोट्स रहेगा, ये सारा PDF रहेगा, तो आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, आप नहीं भूलेंगे क्योंकि आप रिवीजन करते रहेंगे। तो ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? ये नोट्स आपको वार्म फार्मेसी ऐप पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वार्म फार्मेसी ऐप पे मिलेगा। आप इजीली वार्म फार्मेसी आप सर्च करिए, प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे आप सर्च करिए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, अपना फ़ोन नंबर डाल के लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, एंड वहाँ पे आपको और भी बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ गाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप हमारे वार्म फार्मेसी पे विजिट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच आज के लेक्चर को वॉच करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है भैया? हमारा सेट 2 का पार्ट B है। सेट 2 का पार्ट A आज के लेक्चर में कवर हुआ। ठीक है, आज के लेक्चर में सेट 2 का पार्ट A कवर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट B आएगा, उसके नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट C आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए। चलिए थैंक यू सो मच आज के लेक्चर वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही कनेक्ट रहिए। चलिए।